नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। 2019 में मोदी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियां महागठबंधन की कवायद में जुटी है। यूपी में एसपी बीएसपी के गठबंधन की वजह से बीजेपी को उपचुनाव में तगड़ा झटका लगा। इससे महागठबंधन को लेकर बीजेपी इस महाबहस में आपका स्वागत है। 2019 में मोदी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियां महागठबंधन की कवायद में जुटी है। यूपी में एसपी बीएसपी के गठबंधन की वजह से बीजेपी को उपचुनाव में तगड़ा झटका लगा। इससे महागठबंधन को लेकर बीजेपी की चिंता भी बढ़ गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन की बकिया उधेड़ने की जिम्मेदारी खुद संभाली है। दक्षिण भारत की एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में मोदी ने महागठबंधन के भविष्य पर सवाल उठाया है। क्या सिर्फ मोदी को हराने के लिए महागठबंधन की बात हो रही है? क्या विपक्ष का मोदी हटाओ एजेंडा सफल हो पाएगा? आज इन्हीं सवालों इस महाबहस में आपका स्वागत है। 2019 में मोदी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियां महागठबंधन की कवायद में जुटी है। यूपी में एसपी बीएसपी के गठबंधन की वजह से बीजेपी को उपचुनाव में तगड़ा झटका लगा। इससे महागठबंधन को लेकर बीजेपी की चिंता भी बढ़ गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन की बकिया उधेड़ने की जिम्मेदारी खुद संभाली है। दक्षिण भारत की एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में मोदी ने महागठबंधन के भविष्य पर सवाल उठाया है। क्या सिर्फ मोदी को हराने के लिए महागठबंधन की बात हो रही है? क्या विपक्ष का मोदी हटाओ एजेंडा सफल हो पाएगा? आज इन्हीं सवालों पर होगी महाबहस। 2019 के चुनाव में मुश्किल से 9-10 महीने का वक्त बचा है। 2014 के बाद देश में मोदी का मैजिक और अमित शाह की रणनीति ने जो कमाल किया है उसका असर विपक्षी दलों पर साफ दिख रहा है। सभी विपक्षी दल अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर गठबंधन की बात कर रहे हैं और बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से एनडीए में भी खलबली मची है। एक ओर महागठबंधन की साझा ताकत है तो दूसरी ओर एनडीए में असंतोष को बीजेपी के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा नहीं लगता। विपक्ष को लग रहा है कि मोदी को सिर्फ महागठबंधन करके ही हराया जा सकता है। यूपी में एसपी बीएसपी अलायंस ने उपचुनाव में बीजेपी को हराया तो कांग्रेस को समझ में आया कि अब पुरानी दुश्मनी भुलाने का वक्त आ गया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने दरियादिली दिखाते हुए कुमारस्वामी को सीएम बनाया। उसी मंच पर विपक्षी दलों ने महागठबंधन की झांकी भी दिखाई। मंच पर ऐसे ऐसे नेता थे जिन्हें एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं। आपसी मतभेद की बजाय ज्यादातर विपक्षी नेता कह रहे हैं कि मोदी को हराने के लिए एकजुट होना है। विपक्ष की इसी रणनीति पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा वार किया है। अंग्रेजी मैगजीन स्वराज को दिए इंटरव्यू में मोदी ने कहा है कि महागठबंधन का एजेंडा सिर्फ सत्ता पाना है, मोदी को हटाना है। नेता और नीति के बिना अगर कोई महागठबंधन बना तो वो टिकने वाला नहीं है। विपक्षी दलों का महागठबंधन नहीं है, वहां तो सिर्फ सत्ता की महादौड़ है। राहुल गांधी कहते हैं कि वो पीएम बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन टीएमसी राजी नहीं है। ममता जी पीएम बनना चाहती हैं, लेकिन लेफ्ट को प्रॉब्लम है। एसपी को लगता है कि पीएम बनने के लिए उसके नेता ज्यादा योग्य हैं। विपक्ष का पूरा ध्यान पावर पॉलिटिक्स पर है। लोगों की तरक्की से उनका कोई लेना देना नहीं है। विपक्षी दल सिर्फ मोदी के प्रति नफरत के चलते एकजुट हो रहे हैं। 2014 में भी विपक्ष ने महागठबंधन की कोशिश की थी। विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन बना था। उसका नतीजा क्या रहा, ये सब ने देखा है। जो चीज प्रधानमंत्री जी को समझ में नहीं आती वो नहीं बोलना चाहिए। जो जानकारी कम रखते हैं फाइनेंस और जो अर्थव्यवस्था पे, अगर वो लोग ऐसा कहते हैं तो ये देश का दुर्भाग्य है। नरेंद्र मोदी जी निरंतर गलत बयानी करते हैं। देश का दुर्भाग्य ये है कि 2014 से आज की तारीख तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुर्भावना से काम करते हैं। उनके अंदर कटुता है, कड़वाहट है। वो विपक्ष को राजनीतिक और वैचारिक विरोधी के रूप में, विशेष तौर पे कांग्रेस को न देखकर व्यक्तिगत विरोध बना रहे हैं।
तो क्या महागठबंधन मोदी का विरोध करने और सत्ता पाने के लिए है? इसी सवाल पर होगी बहस और हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रभाष झा जी हैं जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के और राज्यसभा के सांसद है। हमारे पास आलोक शर्मा जी है जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के। हमारे साथ राजीव रंजन जी है जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है जनता दल यूनाइटेड के। हमारे साथ जगदेव सिंह यादव जी है जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के और अमीर हैदर जैदी साहब है जो कि लीडर है सीपीआई के। तो बेसिक बात आलोक जी ये है कि आप लोगों का कोई एजेंडा नहीं, ना आपकी नीति है, ना आपकी नियत है, ना आपके पास नेता है, सिर्फ एक ही मंत्र है कि मोदी को हराना है। देखिए, ऐसा नहीं कि किसी को हराना है। देश की जनता आज ये पूछ रही है 2014 में जो आपने वादे किए थे मोदी साहब, उनमें से आपने कितने पूरे किए? किसी को हटाना, किसी को रखना देश की जनता के हाथ में है। देश की जनता ने जिस तरह से मोदी साहब को पूर्ण भरोसे के साथ यहां पर लाए थे, आज मुरली मनोहर जोशी साहब जो भाजपा के मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि साहब कॉपी जो है वो कोरी है, इस पर कुछ लिखा ही नहीं गया है। तो देश की जनता हटाने के लिए आतुर है पूरी तरह से। आप देखिए किस तरह से आतुर है। तो आप में छटपटाहट क्यों? कोई छटपटाहट नहीं, आपको तो नॉर्मली बैठे रहना चाहिए, नहीं, अपना काम करना चाहिए और चुनाव जीत देना चाहिए। दीपक जी, हमारा विपक्ष का जो काम है, हम विपक्ष का काम कर रहे हैं, चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल सबसे पहले आया हो जिसके ऊपर 2-2, 3-3 बार ऑर्डिनेंस आए हों, और उसके बाद तक आज तक जितने भी मोदी साहब ने जितने वायदे किए थे, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार क्या उनकी सरकार, और बहुत हुआ महंगाई का वार अब की बार उनकी सरकार। आज देश की जनता देख रही है 15-15 लाख तो ऐसे ही आ जाएंगे। देश की बॉर्डर पर क्या हो रहा है, भारत पाकिस्तान के नाम पर आपने चुनाव लड़ा, दलितों की आज की क्या हालत है, किस तरह से आपने 2 अप्रैल को कितने मुकदमे उनके ऊपर एक दिन में लदे हैं, और पूरी तरह से जिस तरह से आज डॉलर 70 रुपए पर पहुंचा है, एक्सपोर्ट 50 महीने से लोएस्ट है, रोजगार है नहीं, कोई तमाम जितनी योजनाएं आई, मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैठअप इंडिया, लेटअप इंडिया, सारी फेल हो गई। तो आज देश की जनता पूछ रही है मोदी साहब हमने आपको चौकीदार क्या नीरव मोदी को भगाने के लिए बनाया था? मुद्दा आज का यह है कि जो सामाजिक झांटा था हमारा, जो आर्थिक तंत्र था हमारा, वो पूरी तरह से तहस नहस है। विदेश नीति के नाम पर नई नई जैकेट और नए नए भाषण। दिक्कत है, इतनी दिक्कत है तो आपको जीतने से कौन रोक रहा है? 2019 में पूरी तरह से छटपटाहट है, कोई पूछ रहा हूं। दीपक भाई, कोई छटपटाहट नहीं है किसी तरह की। देश की जनता देख रही है कि कभी मन की बात, कभी इधर की बात, कभी उधर की बात, काम की बात कब होगी, ये देश जानना चाहता है। 4 साल 50 महीने के करीब निकल गए। प्रभाष झा साहब बैठे हैं बड़े भाई की तरह, वो बताएं वास्तव में क्या किया है देश के लिए। उनसे ही पूछते हैं, प्रभाष झा जी बताइए वास्तव में क्या किया है देश के लिए। ये कह रहे हैं कि मन की बात तो बहुत होती है, काम की बात कोई नहीं होती। देश में हमने जो कुछ भी किया है उसकी जानकारी देश की जनता के पास है। क्या बिना काम किए 2014 में के बाद हम 14-15 राज्यों में जीते हैं? क्या बिना काम किए हम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे, और उसके बाद हम आसाम में, त्रिपुरा में ऐसे ही जीत गए हैं? ये तो गलत आरोप है और विपक्ष का ये आरोप लगाना सगल बन गया है और ये आरोप महत्वहीन हो गया है। क्या मैं ये नहीं कह सकता अरसा, सुरक्षा, सामाजिक न्याय, विदेश नीति, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है? अब ये महागठबंधन पे आप बात कर रहे थे, एकमात्र उद्देश्य है महागठबंधन का कि मोदी जी को हटाओ। इनके पास कोई प्रोग्राम है क्या? इनके पास कोई नेता है क्या? इनके पास कोई नीति है क्या? इनका कोई सीमेंटिंग व्यक्ति है क्या? इनका कोई एंकरिंग करने वाला है क्या? ये जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो सपा की साइकिल पर बैठ जाते हैं। अब ये सब हाथी से भी दोस्ती कर रहे हैं। सवाल यह है कि राजनीति किस उद्देश्य के लिए? हम तो काम करके आगे बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी आज सर्वमान्य नेता है। कांग्रेस के लोग भी अकेले में जब मिलते हैं तो कहते हैं आप जैसा अध्यक्ष और आप जैसा नेता नरेंद्र मोदी हमारी पार्टी में नहीं है। हम चाहे झूठ के लिए, पार्टी की मजबूरी के लिए, अन्य कारणों से हम कुछ भी कहें, लेकिन देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ एक कदम से कदम मिलाकर चल रही है। और हम सब जानते हैं, एक नहीं अनेक उदाहरण दिए हैं देश में काम करके। देश की प्राथमिक चीजें जो होती हैं, चाहे वो निवास हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो रोजगार हो, क्या नहीं दिया है? आप सिर्फ सरकारी नौकरी को रोजगार मानते हैं। 10 करोड़ 42 लाख लोगों को तो हमने इस माध्यम से रोजगार दिया है। मुद्रा योजना, 10 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से हमने सब लोगों को दिया है 10 करोड़ 42 लाख रुपए, और वो हमारे 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। कितने काम करने हैं?
देश में एक नहीं अनेक काम किए गए हैं और ये काम ही है जो हमें जनता में हमारी स्वीकार्यता बढ़ाती है। हम विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो तो सही, सत्ता के मद से ये दूर हो नहीं सकते और विपक्ष की भूमिका निभाने में असमर्थ रहे हैं। मोदी जी सुबह शाम इनको मोदी जी दिखते हैं, कब हट जाए? अरे आपके कृपा पे नहीं बने हैं, देश की जनता की कृपा पर बने हैं और फिर बनने वाले हैं। चाहे आप महागठबंधन करिए, देश का नायक और विश्व का नायक नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन आलोक शर्मा जी, मैं एक आपको कॉन्ट्रडिक्शन की बात बताता हूं। कर्नाटक की बात करिए, कर्नाटक में मंत्रियों की मीटिंग इसलिए होती है ताकि झगड़े निपट जाए, इसलिए नहीं होती है कि किसी विकास के एजेंडे पर बात कर रहे हैं। और इस बात को खुद प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में कोट किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि हम कम से कम झगड़े निपटाकर कोई बात अगर मनमुटाव है किसी के आपस में, उसको निपटा तो रहे हैं। लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में 3 साल तक उसको नर्क में धकेल कर भगोड़े हो गए, हम ऐसा नहीं करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि अभी प्रभात झा साहब ने कहा कि सरकार बनी थी तब आप कहते थे कि नॉन नेचुरल अलायंस है, जब नेचुरल अलायंस टूट गया तो आप कह रहे भगोड़े हो गए। सर, अननेचुरल अलायंस मेरी पत्नी मेरी, दीपक भाई अननेचुरल अलायंस इसलिए नहीं टूटा कि वहां पर अलायंस चल नहीं पा रहा था। वहां पर अलायंस इसलिए टूटा कि वो आतंकवाद पर और रेडिकलाइजेशन पर कंट्रोल नहीं कर पाए। ये राम माधव जी के शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। और आपको 70 साल में वहां पर पूरी तरह से, जिस तरह से पहली बार जम्मू की जनता ने आपको भरोसा किया, आप भगोड़े हो गए, पूरे देश ने देखा। मुद्दे की बात आज ये है कि विदेश नीति पर विदेश नायक और जन नायक और चांद के नायक और सूरज के नायक, पता नहीं कौन कौन से बड़े भाई ने अभी बताए हैं। मुझे केवल एक बात बता दीजिए कि H1B वीजा का अमेरिका ने क्या किया है, डोकलाम में क्या हुआ है, नेपाल ने हमारे मीडिया को क्यों भगा दिया था, पाकिस्तान के बॉर्डर पर सरहद पर शहादतें क्यों बढ़ गई हैं। किसी एक देश के साथ बता दीजिए कि जहां पर हमारे संबंध अच्छे हो गए हों। आज हालत यह है कि श्रीलंका से लेकर, भूटान से लेकर, मालदीव से लेकर सब चाइना की झोली में चले गए और मोदी जी भाषण देते रह गए। नेपाल जो एकमात्र हिंदू राष्ट्र था वो भी चाइना की गोद में जाकर बैठ गया है। हिंदू राष्ट्र को सेक्युलर राष्ट्र तो आपने बनाया था, भूल गए आप। 2004 में भूल गए। किसी भी दूसरे राष्ट्र को हम किसी भी सीताराम येचुरी जी हमारे पार्टी के नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, दीपक भाई मुझे पूरी तरह से याद है, कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन मुझे पता है यूपीए 1 था। जेटली साहब से पूछिए क्या था। दीपक भाई हमने तो सारे कैसे नेपाल के अंदर ऑपरेशन हुआ है। दीपक भाई 1 मिनट, आप भूल गए। दीपक भाई 1 मिनट, हमारे टाइम में कोई गया और उससे कोई बात हुई है, उसको हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन मुझे बता दीजिए 250 दिन तक जो मधेशी आंदोलन चला वो भी मोदी जी की विदेश नीति का ही परिचय था क्या? मालदीव ने चाइना में कहा कि यहां से निकलिए बाहर। कुछ हुआ 2004 में, उसका फॉलो आउट था। मुझे नहीं, ऐसा नहीं है 2004 का 2014 में फॉलो आउट नजर आ रहा हो, ये तर्क संगत नजर नहीं आता है। मुद्दे की बात यह है कि अर्थनीति में डॉलर अब 35 रुपए में मिल रहा है, जो कि मोदी जी ने वायदा किया था। 4 लाख करोड़ तो आ ही गए हैं। रोहिंग्या मुसलमान सारे चले गए हैं, बांग्लादेशी सब चले गए हैं। अर्थनीति में डॉलर जो है वो 35 रुपए का है और पेट्रोल डीजल फ्री मिल रहा है। देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया। रोज हिंदू मुस्लिम, गाय गऊ गंगा गीता के ऊपर पूरे देश को उलझा के रखा है। न रोजगार की बात करते हैं, न तमाम तरह के किसी विकास की बात करते हैं। प्रभात जी मेरे बड़े भाई की तरह मैं पूछ रहा हूं इनसे, एक उद्योग बता दीजिए प्रभात झा साहब, जो मोदी जी ने जिसकी नींव रखी हो और वो केंद्र सरकार ने चालू कर दिया हो, उसमें 100 लोग काम करते हो। एक उद्योग का नाम बता दीजिए कश्मीर से कन्याकुमारी। जवाब ले लेते प्रभात जी, जवाब। देखिए, एक नहीं अनेक रोजगार नहीं, मैं उद्योग पूछ रहा हूं प्रभात भाई, एक उद्योग बताइए जिसकी नींव मोदी जी ने रखी हो वो चालू हो गया। उन सारे उपक्रमों को चालू किया है। एक नहीं अनेक निवेश आए हैं, रोजगार के एक नहीं अनेक रास्ते खुले हैं। पैरों पर मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, तो फ्लॉप हो गए। सरकारी नौकरी को ही स्टार्टअप में मात्र 5.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ आज तक केंद्र सरकार का। भाषण फुल, बाकी सब गुल। रोजगार देने की बात की गई है और अपने पैर पर खड़े हुए हैं। सिर्फ खड़े नहीं हुए हैं, वे एक एक व्यक्ति 5-5 लोगों को रोजगार देने में सक्षम हो रहा है। क्या आलोक भाई आप ये देखने गए? प्रभात झा साहब एक बात बता दीजिए मुझे, केवल के फिर सारे बाई इलेक्शन क्यों हार गए? इतना काम किया था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्टेट क्यों जीते? मैं बताता हूँ दीपक जी, स्टेट क्यों हारे? आप दीपक जी में बता, दीपक जी हरियाणा क्यों हारे? मैं बता देता हूँ। वहां पर क्या हुआ कि लोगों ने मोदी साहब की भाषा पर विश्वास किया।
गुजरात के अलावा पिछले 4 साल के अंदर एक भी भाजपा की सरकार रिपीट नहीं हुई है। अगर हुई है तो बता दीजिए। कहीं 10 साल विपक्ष था, कहीं 15 साल विपक्ष था, कहीं शमशान कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, कहीं 15 लाख की बात कर रहे थे, कहीं पर 7th पे कमीशन की बात कर रहे थे, कहीं पर कुछ बात कर रहे थे। भरोसा दिया लोगों ने, भरोसा। अगर हुई है तो बता दीजिए। कहीं 10 साल विपक्ष था, कहीं 15 साल विपक्ष था, कहीं शमशान कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, कहीं 15 लाख की बात कर रहे थे, कहीं पर 7th पे कमीशन की बात कर रहे थे, कहीं पर कुछ बात कर रहे थे। भरोसा दिया लोगों ने, भरोसा किया। एक भी गुजरात के अलावा पिछले 4 वर्षों में आपके नेता तो भरोसा भी नहीं दे पा रहे। देखिए, जहां पर सरकार है किसी की एंटी इनकम्पेंसी है। पहली चीज, अगर मोदी जी का ऐसे ही जादू चल रहा था, दिल्ली क्यों हारे, बिहार क्यों हारे, तमिलनाडु क्यों हारे, वेस्ट बंगाल क्यों हारे, तमाम राज्य क्यों हारे? गोवा में 11 सीट आ रही, क्यों आई आपकी? 26 थे, 26 में से 11, 7 में से 6 मंत्री हार गए, मुख्यमंत्री हार गए आपके। मुख्यमंत्री 2 थे, सरकार बन गई। देखिए आपके पास राहुल गांधी की फोन पे ही नहीं आया, मैंने सुना है। ईडी, सीबीआई सब आपके पास है। आप किसी भी तरह से सरकार बना सकते हैं। मेघालय में 2 एमएलए होने पर भी सरकार बना ली। अरुणाचल में सारी की सारी पार्टी तोड़कर आपने सरकार बना ली। नोटबंदी का कुछ तो असर आएगा ही ना, फायदा किसी को तो होगा ही। चलिए बहस को आगे बढ़ाते हैं, खोलते हैं। जयजी साहब, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, ममता बनर्जी का चेहरा देखकर आप महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे? नहीं, ममता बनर्जी भी क्यों, कम से कम आज आपने ये तो माना कि जहां कम्युनिस्ट चाहते हैं वहां धर्मनिरपेक्षता आ जाती है, वहां से कट्टरवाद समाप्त हो जाता है। कम से कम इस बात का शुक्रिया ये देश भी जाने कि दीपक मैंने नहीं माना को मानते हैं। ये मैंने नहीं माना। अभी आपने कोट किया कि सीताराम येचुरी नेपाल चले गए तो वहां से कट्टरवाद खत्म हो गया और सेकुलरिज्म आ गया। कट्टरवाद उल्टा आ गया भाई, माहौल आ गए, धर्मनिरपेक्षता आ गई, धर्मनिरपेक्षता। वहां सभी धर्मों का सम्मान होने लगा, वहां सारे धर्मों का सम्मान होने लगा। हमारा बस चलेगा तो हम सऊदिया, ईरान, इराक सब जगह जाएंगे। इराक में भी हम आ गए, चिंता मत करो, वहां से भी कट्टरवाद खत्म हो गया, ये आप भी जानते हैं। सीरिया चले जाइए ना, सीरिया भी सीरिया भी जान, विपक्ष में तो गए हम सुन लीजिए, आप इराक में गए ना, भगा दिया ना वहां से, हम ही थे जो लड़ रहे थे सारे कट्टरवाद से। और आज जैसे इराक में सरकार किसकी? मैंने सुना है, आप मुबारकबाद तो दे दो। मैंने सुना है ये मुबारकबाद तो दे दो। इराक में सरकार हमारी कट्टरवाद बता दिया, तालिबान को भगा दिया। अब फिर मुझे कहना ही नहीं है, अब तो आपका ममता बनर्जी से अलायंस पक्का है। क्यों? जो कम्युनिस्ट अमेरिका से अलायंस की बात कर रहा हो, हम तो तालिबान को भगाने की बात करते हैं। जहाँ जहाँ तालिबान होगा, जहाँ जहाँ कट्टरवाद होगा, वहाँ हम आएंगे। हमने बगदादी को, हमने सद्दाम हुसैन को भगा दिया। भाई सद्दाम वहां पे कौन आया था? तालिबान आया था इराक के अंदर, अमेरिका के बाद। उससे लड़ा कौन? कम्युनिस्ट लड़े। आज इराक में सरकार किसकी? कम्युनिस्टों की है। मुबारकबाद दीजिए, मुबारकबाद दीजिए जहां जहां कट्टरवाद होगा। तालिबान से अगर कोई लड़ सकता है या इनसे कोई लड़ सकता है तो हम लड़ सकते हैं। सुन लीजिए, विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा, देश एकजुट हो रहा है। देश चाहता है कि नया प्रधानमंत्री। हम मोदी के खिलाफ नहीं, कौन कह रहा मोदी जी के खिलाफ है? हम नीति बनाम नेता चुनाव होगा। अरे सर, नीति बनाम नेता चुनाव होगा। देश चाहता नया प्रधानमंत्री। देश ऐसा प्रधानमंत्री चाहता है जो झूठ ना बोले, जो जुमले ना बोले, जिसकी कार्य करनी और करनी में फर्क ना हो, जो कहे 15-15 लाख आएंगे, जो चुनाव से पहले ये कहते हैं 2014 से पहले कि स्विस बैंक में जितना पैसा है वो सब काला है, और 2014 के बाद स्विस बैंक में जितना पैसा है नोटबंदी के बाद वो सब गोरा हो गया। लिपस्टिक पाउडर लगा के उसे साफ सुथरा कर दिया। उसका जवाब कौन देगा? देश जानना चाहता है। कृषि विकास दर क्या थी 2014 में, अब क्या है, ये देश जानना चाहता है। विकास का नाम पकौड़ा रखा, पनवाड़ी की दुकान रख दिया, ये देश जानना चाहता है। पनवाड़ी चूना लगाना जानता है। चूना तो ये लगा रहे हैं, बहुत अच्छे से लगाते हैं साहब, चूना ये लगा रहे हैं। चूना इन्होंने लगाया देश को। अब देश इनकी नहीं सुनने चाहता है। ये चाहते हैं नेता बनाम नेता चुनाव, हम चाहते हैं नीति बनाम नेता चुनाव। ठीक है, आगे चाहता है नीति बनाम नेता चुनाव। नीति बनाम नेता, ये चुनाव होगा क्या राजीव रंजन जी? आपको क्या लगता है? क्योंकि आप भी बड़े छटपटाए हुए हैं इस वक्त एनडीए के अंदर। बिल्कुल कहीं कोई छटपटाहट नहीं है दीपक जी। सबसे दिलचस्प है कि एनडीए में तो हम पहले भी 17 वर्ष रहे हैं, और आज अगर हम एनडीए में फिर से लौटे हैं तो छटपटाहट हमारे यहाँ बिहार में महागठबंधन की दिखती है, जिसमें कांग्रेस की ओर से कई बार नीतीश कुमार जी को ये पेशकश दिया गया कि वो अगर कांग्रेस में आए तो एक बड़े चेहरे के तौर पर उनका सम्मान होगा, जिस पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी कई नकारात्मक टिप्पणियां आई। तो हमारा ये मानना है कि पहले राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच जो छटपटाहट है कि वो
महागठबंधन की बजाय एक राजग बंधन है, उस बंधन से मुक्त होने की बेचैनी कांग्रेस की दिख रही है। और जहां तक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप कहें तो कौन सा महागठबंधन है? कहीं फेडरल फ्रंट की वकालत हो रही है, कहीं महागठबंधन है, तो कहीं तीसरे मोर्चे की बात हो रही है। देखिए, एनडीए के जो 20 दल है, आज चाहे जो भी परिस्थिति हो, देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 4 वर्षों में उम्मीदें जगी हैं, मैं नहीं कहता हूं कि सब कुछ पूरा हो गया। चुनौतियां हैं कश्मीर के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, पेट्रोलियम प्राइसेस को लेकर के लोगों की चिंताएं हैं, लेकिन जो 49 वर्षों में कांग्रेस नहीं कर पाई, आज उस दिशा में देश देख रहा है नरेंद्र मोदी जी की तरफ कि बहुत कुछ बदल पाएगा। तो मैं समझता हूं इस अलायंस की सबसे बड़ी जीत यही है। बिहार का जहां तक सवाल है, नीतीश कुमार जी 2 परस्पर विरोधी गठबंधनों में बिहार में चेहरे के तौर पर रहे हैं और दोनों ही गठबंधनों को जीत मिली। तो ये जब 2 करिश्माई चेहरे इस गठबंधन में हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ कांग्रेस या लेफ्ट या टीएमसी या देश में जो अपोजिशन यूनिटी की वकालत करने वाले लोग हैं, उनके लिए कोई गुंजाइश दिखती हो। चलिए, इन्होंने आपके नीतीश कुमार जी को पीएम इन लेफ्ट के साथी के लिए तो मैं यही कहूंगा जयदीप साहब के लिए, आडवाणी जी की तरह जी, पीएम इन वेटिंग कह दिया। जगदेव जी मेरे साथ है। यादव साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब 1993 आपको याद होगा जब पहली बार साइकिल और हाथी का गठबंधन हुआ था और 2 साल भी नहीं चल पाया था। प्रधानमंत्री इसी का जिक्र कर रहे थे अपने इंटरव्यू में और कहा कि 2 साल तक भी आप सरकार नहीं चला पाए मिलके। इस सवाल का जवाब लूंगा, सोच के रखिएगा ब्रेक के बाद। क्या विपक्ष का कैंपेन पूरा मोदी हटाओ है? इसी पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वराज नाम की मैगजीन को ये इंटरव्यू दिया है और विपक्ष पर यह आरोप लगाया है कि उनकी ना कोई नीति है, ना कोई नेता है, ना कोई नियत है। उनकी नियत सिर्फ एक है कि मोदी को किसी भी तरह सत्ता से हटाओ। उन्होंने जिक्र किया था 1993 का, जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का पहली बार गठबंधन हुआ था। वो वक्त था बाबरी मस्जिद के टूटने का और उसी के बाद जो गठबंधन हुआ था वो 2 साल तक चला। प्रधानमंत्री ने उसका भी उल्लेख किया और कहा कि ऐसे गठबंधन टिकते नहीं हैं। यादव साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप वो गठबंधन 2 साल तक नहीं तोड़ पाए, 2 साल तक नहीं चला पाए, 2 साल से ज्यादा नहीं चला पाए, उसके बाद आप में जो अदावत रही, आप में जो झगड़ा रहा, वो मतलब जिसको बोलते हैं ना कुत्ते बिल्ली का झगड़ा रहा, ये विशेषण बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि आपकी खींचतान हमेशा जारी रही। अब मोदी के डर से आप फिर एक हो रहे हैं, तो कब तक टिक पाएंगे? देखिए दीपक जी, ये जब भी सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष एक हुआ है, आपकी खींचतान हमेशा जारी रही। अब मोदी के डर से आप फिर एक हो रहे हैं, तो कब तक टिक पाएंगे? देखिए दीपक जी, ये जब भी सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष एक हुआ है तो जनता ने सत्ता पक्ष हटाने काम किया है। आप 1993 की बात कर रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन हुआ था, उसमें माननीय काशीराम हुआ करते थे। पहली बार माननीय नेताजी ने, मुलायम सिंह ने इटावा से उनको संसद बनाने काम किया था और उस समय एक नारा हुआ कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और 93 में जो बीएसपी 10-12 सीटें आती थी, 7 सीटें आ गई और सरकार बन गई और भाजपा पार्टी की सरकार चली गई। तो ये एक नारा दिया था काशीराम जी ने कि 15-50 की लड़ाई लड़ी थी। तो ये समझ में आया बीजेपी के लोगों ने कि 15-50 की लड़ाई जारी रही तो केंद्र से सत्ता में नहीं मिल पाएगा, देश से भी ये हावी हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी का षड्यंत्र था। द्विवेदी फरकाबाद से लालजी टंडन ने कई लोगों को लगा करके एक षड्यंत्र कहे जो तिल का तार बनाने काम किया, गठबंधन तोड़ने काम किया और तोड़ने नहीं काम किया। बाद में मायावती को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया और मायावती ने 6 महीने के बाद भी तोड़ दिया। गठबंधन के साथ भी नहीं चला। मैं समझता हूं जो आज देश में हालात हैं, आप लगातार देख रहे हैं, बड़ा जनता ने विश्वास किया मोदी पर, तमाम वादे किए, 2 करोड़ नौकरी देंगे और 15 लाख रुपए देंगे, क्या क्या वादे किए, हम रकम दुगनी कर देंगे। आज किसानों को लागत मूल्य मिल नहीं रहा है, नौकरियां छीनी जा रहे हैं और नोटबंदी जब लागू हुआ था, कहा था मोदी जी ने मुझे चौराहे खड़ा कर दीजिए। आज बड़े बड़े उद्योग व्यापार सब बंद हो गए हैं, नौकरी छीने काम हो रहा है। और इसके अलावा आप देख लीजिए जीएसटी के बाद तो हालत खराब हो गई है, इतनी महंगाई बढ़ गई है। आज भ्रष्टाचार का मामला क्या है, आज पाकिस्तान से भी ज्यादा हिंदुस्तान भ्रष्टाचार ही आकर आते हैं।
अभी एक रिपोर्ट आई है कि नारियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, भारत नंबर 1 पे आ गया, 400-500 लोग रिपोर्ट है। अभी हाल की रिपोर्ट आई हुई है। जो देश के हालात हो गए हैं, लोगों ने समझ लिया है झूठे वादे करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। तो आज लगातार चुनाव हो रहे हैं। पंजाब शुरू हुआ, राजस्थान शुरू हुआ, और आपका मध्य प्रदेश शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश और बिहार, बंगाल में सब जगह भारतीय जनता पार्टी लोगों को हराने काम किया है। तो जनता ने मन बना लिया है, इसलिए विपक्ष हो रहा है। अरे नींद में क्या, कहां पर हरा दिया बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी यादव साहब बड़े सम्मान के साथ आप नींद में बोल रहे हैं क्या? साथ थी नहीं, नींद में नहीं। बताइए क्या? मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, बिहार में फिलहाल बीजेपी की सरकार है। कहां पर बीजेपी को हराने का काम किया, जरा बताइए तो मुझे। चुनाव में, अरे मैं उपचुनाव की बात कर रहा हूं। अभी 1.5 लाख से राजस्थान में एमपी चुनाव आ रहे हैं। आप जीत जाओ ना, मेन चुनाव वो जीत जाते हैं। उपचुनाव आप जीत जाओ, मेन चुनाव ये जीत जाते हैं। इनकी दहशत का है। और अभी सपा बसपा पूरी तरह से मैदान में साझाबंद नहीं किया, मिटी नहीं हुए। ये घबराहट का नतीजा है कि 5 बार गोरखपुर में ये एमपी रहे, वहां मुख्यमंत्री हारे, और यहाँ फूलपुर में डिप्टी सीएम हारे, कैराना राजस्थान, यहाँ सारे हारे। ये हार का नतीजा है कि सपा बसपा का भी गठबंधन हुआ नहीं है। ये दहशत में, घबराहट में है, बौखलाहट में है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। चाहे जनता पार्टी रही हो, क्या जनता कर रही हो, भारतीय जनता पार्टी में साझा थी क्या घटाने के लिए, इनको भूलना नहीं चाहिए। विपक्ष जब एक हुआ है, संता पक्ष प्रभात झा जी, क्या विपक्ष जब एक हुआ है तो वाकई सत्ता से हटाने का काम हुआ है जो सत्ताधारी दल है? आप इस बात को मानते हैं? क्योंकि राजनीति के जितने बढ़िया स्टूडेंट आप हैं, आपको ये पता होगा कि इस तरह के गठबंधन जब भी बनते हैं तब सत्ताधारी दल के लिए दिक्कत होती है। देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए 1977 में जनता पार्टी बनी। क्या वो चली? आपातकाल से लड़ाई लड़े थे हम लोग, नहीं चल पाई। 1989 में बोफर्स कांड के बाद क्या चली? नहीं चली। सवाल क्या है कि आपकी नीयत क्या है? आपकी नीयत सरकार में आना नहीं है, आपकी नीयत मोदी जी को हटाना है, आपकी नीयत में सेवा करना नहीं है। अगर ये भी नियत है तो गलत क्या है? आपको अच्छा, अगर ये भी नियत है कि मोदी जी को हटाना है, सत्ता पाना है, तो गलत क्या है? क्योंकि सत्ता पाने के लिए तो हर दल काम करता है। तब बेहतर तो सवाल नहीं था। मैं 1 मिनट, मैं फिर से कह रहा हूं, एक गलत इसलिए है कि आप क्या कर रहे हैं? आपने उत्तर प्रदेश में अच्छा काम किया क्या? आप रह गए क्या? आपके लालू यादव जी ने नीतीश जी के साथ अच्छा बर्ताव किया क्या? वो फिर हमारे साथ आए, हम उनके साथ अलायंस में। अलायंस की जो मर्यादा होती है, अलायंस की जो पवित्रता होती है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी सीखना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी से सीखना पड़ेगा। इनमें कोई, अब ये क्षेत्रीय दल है, कांग्रेस के इस पर सवाल कोई हो सकता है क्या? कांग्रेस 3 राज्यों में बची है, पंजाब, मिजोरम और पांडुचेरी में। क्या करेंगे? कोई इनसे मिलने को? आज ही हमारे मध्य प्रदेश के बसपा के नेता जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर छेड़खानी का आरोप लगा है, एफआईआर दर्ज हो गया है। अब आप क्या करोगे? अब इनका यहां पे अलायंस करके दिखा दे। सवाल क्या है? कहीं पर भी कुछ है नहीं। अब वो लट्ठम लट्ठा कर रहे हैं, करें। हम इतना जानते हैं कि देश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, और देश की जनता उन पर विश्वास करती है। राजनीति विश्वास पर होती है, अविश्वास पर नहीं होती। सारे विपक्ष के नेता अविश्वसनीय हो गए हैं, अपनी पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार चुके हैं। जनता समझ चुकी है, फिर 2019 में हमें जनादेश मिलेगा, और इसकी तैयारी में हम सब लोग लग गए हैं। ठीक है आलोक शर्मा जी, मैं एक प्रधानमंत्री के उस इंटरव्यू को कोट करता हूं और कोट करके आपको बताता हूं। उन्होंने कहा, पचमढ़ी अधिवेशन में कांग्रेस ने एक पार्टी की सरकार की चाहत पर जोर दिया था। सबको पता है पचमढ़ी डिक्लेरेशन क्या था। पचमढ़ी में अहंकार से भरी कांग्रेस आज गठबंधन के लिए भागदौड़ कर रही है। कांग्रेस की हालत आज क्षेत्रीय पार्टियों जैसी है। 3 राज्यों में उसका एक विधायक भी नहीं है। तो क्या वाकई आप क्षेत्रीय पार्टी बनकर सिमट कर रह गए? नहीं, मैं समझता हूँ भाजपा के कितने राज्यों में विधायक नहीं है, मोदी जी वो भी बता देते तो बहुत अच्छा रहता। वो तो सब राज्यों में पहुंच गए हैं। आप मुझे बताइए, तमिलनाडु में कितने विधायक हैं उनके? मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के पास बहुत काम होते हैं। 5 साल कांग्रेस को कोसते इंटरव्यू देना भी काम है। सब नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इंटरव्यू में बताना चाहिए देश कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। तो आप
पूरे 5 साल तक 4.5 साल तक कांग्रेस को कोसते रहे, आप सांप सपेलों का देश बताते रहे। आपने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जहां चुनाव हुआ केरल में गए तो केरल की तुलना सोमालिया से, बिहार गए तो जंगल राज है, नीतीश जी के साथ फिर सरकार बना रहे हैं, फिर आज अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब वो गठबंधन 2 साल चला था। अरे भाई, आपने तो सपा के साथ भी गठबंधन तोड़ा, बसपा के साथ भी तोड़ा, आपका कहां किसके साथ चला है? अभी प्रभात भाई हमारे बड़े भाई हैं, वो कह रहे थे गठबंधन की मर्यादा अटल जी से सीखनी चाहिए। भाई, आपका सरकार भी तो 25 पार्टियों के साथ आई है कि एक दूसरा अगर विपक्ष अगर अपना मिलकर जन बनाना चाहे तो वो अनैतिक है। लेकिन मुझे बताइए कि शिवसेना क्या क्या बोल रही है। और चंद्रबाबू नायडू अभी कर्नाटक में कह रहे थे कि भाजपा को वोट मत दे देना तेलुगु भाइयों, तो जरा उनको भी थोड़ा सा बता दीजिए गठबंधन राजभर जी ने क्या कहा और क्या क्या हुआ। आपने किस तरह से, कौन से सृजन की वजह से या क्यों नीतीश कुमार जी को जोड़ा है, डीएनए कैसे पता चला है, मुझे नहीं पता, मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से आपने जगह जगह गठबंधन की है। गठबंधन आप पूरी तरह से डर के माध्यम से कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि आप बताइए ना, देश को अर्थव्यवस्था कहां पहुंची। मैंने आपसे पहले प्रश्न में पूछा, एक उद्योग बता दीजिए जिसमें 100 आदमी काम करते हो, केंद्र सरकार की, मोदी सरकार ने उसकी नींव रखी हो और वो 4 साल में चालू हो गया हो। आपने नहीं बताया। ये सवाल राजीव रंजन जी से पूछ ले, ये भी एनडीए के गठबंधन में। पूछ लीजिए। राजीव जी बताइए, जवाब दीजिए। बिहार में नीतीश कुमार ने ऐसी कौन सी फैक्ट्री लगा दी जिसमें 100 लोग काम करते हैं? बिहार की भी बात कर लेते हैं ना, आपके भी साथ रहेंगे। नहीं, अभी बिहार में तो बीजेपी के साथ तो अभी चंद दिन पहले गए हैं, लेकिन मैं तो केवल ये पूछ रहा हूँ, मोदी जी के इतने बड़े बड़े भाषण आए हैं, ठीक है, जवाब ले लेते। अभी मैनिफेस्टो में जितनी चीजें थी उनका सवाल पूरा हो गया कि भाई ये चीजें हमने कर दी। मैंने आप ही के यहाँ, दीपक साहब आपके यहाँ शो किया था कि हम नदियों को जोड़ देंगे, हमने 5 साल तक नहीं सुना। अच्छे दिन मोदी जी ने 4 साल में एक बार अपने मुंह से नहीं बोला। हाँ, काले दिन के अच्छे दिन जरूर आए हैं, वो जरूर स्विस बैंक में डबल हो गए। सुन लेते जवाब राजीव रंजन जी। देखिए, सबसे पहली बात है, कांग्रेस को यह पता ही नहीं चला कि बालू की तरह सरक गया पूरा देश में, आधार खत्म होने के कगार पर कांग्रेस आज खड़ी है। और कांग्रेस का जो गौरवशाली अतीत है, ऑक्सीजन का पाइप तो आपने लगाया था। पार्टी ये भी कांग्रेस में चालू हो गए, अपना कोई नहीं बता रहा है। मैं एक बात कह रहा हूं, अभी दोनों ही बात मैं कहूंगा। हमारी पार्टी तो 12 वर्षों से बिहार में जनता की सेवा कर रही है, और आपको मैंने पहले भी कहा, एक ऐसा करिश्माई नेतृत्व तो हमारे पास है जिनकी जरूरत आपको भी पड़ी, और आपको उस करिश्माई चेहरे के बल पर 4 सीट से आप सीधे 27 सीट पर पहुंच गए। इसलिए इतना एहसानमंद तो रहिए। और जहां तक हमारे ऊपर एहसान करने की आवश्यकता नहीं है। एनडीए को अगर हमें फायदा हुआ तो आपको भी फायदा हुआ, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आपने बिहार की जनता के साथ राजीव भाई धोखा करके अब वहां चले गए। इतना अनुशासित रहिए। नहीं, मैं अनुशासित हूं, बताइए आपने शब्द का गलत इस्तेमाल किया राजीव भाई। समझाना चाहता हूं, ये मैंडेट मत खेला कीजिए, मैंडेट मत खेलिए। अभी आपने क्या किया कर्नाटक में? ये कौन सा जनादेश था? तीसरे नंबर की पार्टी जिसको आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक किसको बना देते? आप बता दीजिए, क्या विकल्प था, आप बता दीजिए। वहां पर गवर्नर ने पूरी तरह से धोखे से भाजपा को मौका भी दिया, तो दिया कि नहीं दिया? आपने बिहार में क्या किया? धोखे से भाजपा को मौका क्या किया? नीतीश कुमार जी ने कहा, राहुल गांधी जी को नीतीश कुमार जी ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ आर्थिक अपराध के मामले हैं और आपने ऑर्डिनेंस फाड़ने का काम किया था, तो देश की उम्मीदें आपसे, आप पहल कीजिए, अलायंस को बचाइए। लेकिन आपका भी रिश्ता भ्रष्टाचार से वही है। आप तेजस्वी यादव की पार्टी का पवित्र है, तो लाख बड़ी बात कर लीजिए। सृजन और डीएनए आप हमारा देख रहे हैं, और आपके नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे दो मुंहेपन से देश की जनता को नहीं बरगला पाइएगा लोग। लेकिन गजब है, गजब है। आलोक शर्मा जी और राजीव रंजन जी को देखकर ये नहीं लग रहा है कि अभी 2-3 साल पहले ही आप लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, मैंडेट खेल रहे थे ना आलोक? बिल्कुल साथ मिलकर चुनाव लड़े, और हमने बिल्कुल पूरी तरह से भाजपा को परास्त किया। भाजपा जिस तरह से वहां पर सुबह चले गए, नहीं सुबह, ये तो ये बता सकते हैं ना क्यों चले गए, और देश जानना चाहता है भाई क्यों चले गए। बिहार की जनता खास तौर पर मैंने तो अपना कारण दीपक जी बताया, बिहार को स्पेशल स्टेटस और दीपक जी आप देश की राजनीति जानना चाहता है, बताए आपको उन नीतियों का पता है। कुछ तो वजह रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो मान लिया राजीव भाई ने कि कोई ना कोई तो बेवफा था यहाँ पर।
वो तो खुलासा करना चाहिए, कौन बेवफा रहा और क्यों रहा। कौन बेवफा रहा, इसका हल जरूर निकालेंगे हम कि आखिरकार इस गठबंधन में बेवफा कौन रहा और बावफा कौन रहा। तो फिलहाल हम हमारी बहस को यही विराम देते हैं, लेकिन एक बात तय है कि महागठबंधन कितना भी बड़ा बने, लेकिन फिलहाल जो एक अंतर दिखाई देता है एनडीए के अंदर और महागठबंधन में, वो ये है कि नेता एनडीए के पास है, जबकि महागठबंधन के पास कई सारे नेता हैं। उनमें से कौन निकल कर आएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।